हेलो एवरीवन, लेट्स हैव वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम यूपीएससी प्रीलिम्स 2013 और ये एनवायरनमेंट का एक क्वेश्चन है। पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इकोसिस्टम्स इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पर जो बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी होती है किसी भी इकोसिस्टम की, उसको लेके सवाल पूछा गया है। दी गई है 4 इकोसिस्टम्स: ओशंस, लेक, ग्रासलैंड्स एंड मैंग्रोव्स। फाइन। अब इसमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के पहले ना एक फंडामेंटल चीज़ ध्यान में रखिए। whenever we talk about these ecosystems and their biological productivity, तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स की बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी हमेशा ज़्यादा होती है, एक्वेटिक इकोसिस्टम की बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी कम होती है। एंड इफ एट ऑल एनी इकोसिस्टम इज ट्रांजिशनिंग, तो उसकी बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी हमेशा सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो एक फंडामेंटल चीज़ आपको प्रोडक्टिविटी के मामले में हमेशा ध्यान में रहनी चाहिए। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ऑल दीज इकोसिस्टम्स, अगर आप यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंस की बात करें, सो मैंग्रोव्स हैव दी हाईएस्ट बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी फॉलोड बाय देन ग्रासलैंड्स, लेक्स एंड ओशंस। तो ये आपका करेक्ट सीक्वेंस होगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। अगर आप इसके कुछ एक्सप्लेनेशन की बात करें, बाय मैंग्रोव्स हैव दी हाईएस्ट बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी, तो उसमें एक तो ये ट्रांजिशनिंग इकोसिस्टम है, लैंड और सी इंटरफेस आप इसको कहेंगे, और दोनों ही जगह के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे दे कैन सर्वाइव इन दिस पर्टिकुलर एरिया। यहाँ पर न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और इसी कारण से जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है दैट इज़ वेरी हाई, एंड दैट विल ऑल्सो रिजल्ट इन टू अ लॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी बीइंग फाउंड हियर। लेकिन वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी यही याद रखना है कि मैंग्रोव्स जो है, मैंग्रोव्स हैव दी हाईएस्ट बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी। नाउ दिस विल बी फॉलोड बाय ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड में जाइएगा तो सीजनल रेनफॉल है, सनलाइट है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट एंड सम अमाउंट ऑफ वाटर, यहाँ पर भी बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी दिखाई देगी अच्छे से, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं। अगर आप फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करें या मैंग्रोव इकोसिस्टम की बात करें, तो ऑब्वियसली ग्रासलैंड की जो प्रोडक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं कम है, लेकिन एक्वेटिक इकोसिस्टम से ये हमेशा ज़्यादा होगी बिकॉज इट्स अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। बात करें किसी भी एक्वेटिक इकोसिस्टम की, उनमें जनरली प्रोडक्टिविटी हमेशा लो होगी। वाई? क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी का स्कोप नहीं है। ठीक है, तो जस्ट इमेजिन देयर इज अ सॉइल, सनलाइट है, मॉइस्चर है, तो थिंग्स कैन ग्रो वेरी रैपिडली। व्हेन इट कम्स टू वाटर, नथिंग मच ग्रोज दैट रैपिडली, एंड दैट विल बी समथिंग कि जहां पर बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी लिमिट होने लगेगी। एट द सेम टाइम ये जो एक्वेटिक इकोसिस्टम्स होती हैं, इनमें ना न्यूट्रिएंट की हमेशा अबंडेंस नहीं होती। किसी एक रीजन में न्यूट्रिएंट होंगे, किसी में नहीं होंगे, और वो बहुत वेरिएबल होता है, और उस कारण से भी इनकी जो बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं लिमिटेड होती है। नाउ let us talk about lakes. Lakes will have moderate productivity. अब इसमें भी अगर यूट्रॉफिक लेक है तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स उसमें होते हैं। अगर ऑलिगोट्रॉफिक लेक्स है तो फिर प्रोडक्टिविटी कम होगी। ओशंस की बात करें, ओशंस में बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी इज़ नॉट एवरीवेयर। जो कोस्टल मार्जिन्स होती है या जहाँ पर न्यूट्रिएंट का अपवेलिंग हो रहा होगा, वहीं पर आपको बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी होती हुई दिखाई देगी। अदरवाइज ओपन ओशंस में अगर आप जाइएगा या डाउन वेलिंग के जोन्स में जाइएगा, तो वहां पर बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी इज वेरी वेरी लो, एंड दैट इज वाई ओवरऑल अगर बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी की बात करें ओशंस की, तो दैट बिकम्स वेरी लो। ठीक है, तो ये बेसिक्स आपको ध्यान में रखने हैं। अब इसको लेके फिर एक बार कहीं सवाल पूछा जाएगा, आई रियली डू नॉट थिंक, बट एक मॉडिफाइड वर्जन की अगर बात करें, इसी थीम को लेके सवाल पूछा जाए, तो आई थिंक कि कहीं ना कहीं जो प्रोमोटिंग और लिमिटिंग फैक्टर्स होते हैं किसी भी इकोसिस्टम के, उसको लेके सवाल पूछा जा सकता है। और एक बेस्ट एग्जांपल इसी 2013 के पेपर में हमने देखा था, ग्रासलैंड को लेके वाटर और फायर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो उस ग्रासलैंड की डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। तो वैसा कुछ एक सवाल बाकी इकोसिस्टम के बारे में भी पूछा जा सकता है। नाउ वी विल गो थ्रू वन बाय वन। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई हैव मैंग्रोव्स। तो मैंग्रोव्स में अगर आप प्रमोटिंग फैक्टर की बात करें, तो न्यूट्रिएंट अगर ज़्यादा होंगे तो दैट विल रिजल्ट इनटू मोर एंड मोर प्रोडक्टिविटी। सनलाइट की बात करें, उससे भी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। वाटर अवेलेबिलिटी क्या है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जो लिमिटिंग फैक्टर है दैट इज ऑफ माई इंपॉर्टेंस, दैट इज सॉल्ट स्ट्रेस। मान लीजिए यहाँ पर सॉल्ट स्ट्रेस अगर हो गया मैंग्रोव्स की इकोसिस्टम में, वाटर की सैलिनिटी में कहीं रैपिड चेंजेस आ गए, दैट में लिमिट दी प्रोडक्टिविटी ऑफ मैंग्रोव्स, क्योंकि वहां पर फिर रैपिड एडेप्टेशन नहीं हो पाएगा, एंड दैट इज वाई द लिमिटिंग फैक्टर फॉर मैंग्रोव्स कैन बी सॉल्ट स्ट्रेस। ग्रासलैंड्स की बात करें, अगेन वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इट कि ग्रासलैंड में प्रमोटिंग फैक्टर्स की बात करें तो वाटर अवेलेबिलिटी या रेनफॉल की बात करें, फायर्स की यहाँ पर बात होगी, हर्बीवर ग्रेजिंग जो है इट ऑल्सो कंट्रोल सम लार्जर ट्रीज, एंड दैट विल result into more growth of grasses. So that is how grasslands will grow. अगर लिमिटिंग फैक्टर की बात करें तो इन्वेजिव स्पीशीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर
इन दी ग्रासलैंड। सो बाकी फिर हमने बात भी करी थी कि फायर की अगर इंसिडेंस हो गई तो बहुत ज़्यादा ट्रीज वहाँ पर नहीं ग्रो हो सकती, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो बाकी ध्यान में रखिएगा। लेक्स की बात करें तो वी हैव वाटर सर्कुलेशन विच विल प्रमोट मोर एंड मोर बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी। सनलाइट कहाँ तक पिनिट्रेट हो रहा है ये भी डिफाइन करेगा बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी को। लिमिटिंग फैक्टर की बात करें तो यूट्रोफिकेशन मान लीजिए बहुत ज़्यादा हो गया तो एक पॉइंट आ जाएगा कि देयर विल बी डेड इकोसिस्टम, ठीक है। तो वो एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है। वी ऑल्सो लर्न दैट व्हेन इट कम्स टू यूट्रोफिकेशन। ओशंस की बात करें, ऑलरेडी वी हैव टॉक्ड, अपवेलिंग अगर हो रही है तो दिस विल रिजल्ट इनटू मोर प्रोडक्टिविटी। कोस्टल जोन है तो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है। न्यूट्रिएंट पुअर ओपन ओशंस जो होंगे वहाँ पर प्रोडक्टिविटी कम होगी। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग कंटेम्प्रेरी इशू बन सकता है कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ राइजिंग टेम्परेचर्स एंड एसिडिफिकेशन ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशंस, ठीक है। तो सिंपल ध्यान में रखिएगा, टेम्परेचर बढ़ेंगे तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी जो है, या एसिडिफिकेशन होगा तो न्यूट्रिएंट्स की जो अवेलेबिलिटी है इन दी ओशंस डिक्लाइन होते रहेगी, और उस कारण से इनकी जो प्रोडक्टिविटी है प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होगी। तो ऑलरेडी ये टेम्परेचर वाला जो मुद्दा है बजिंग है थ्रू आउट द ईयर। देयर वी आर मल्टीपल आर्टिकल्स इन द हिंदू, और उसी को लेके फिर एक बार सवाल पूछा जा सकता है। ऑलरेडी मेंस में सवाल पूछा गया है, प्रीलिम्स में भी हो सकता है कि ऐसा कुछ एक सवाल पूछा जाए। बात करें बायोडाइवर्सिटी की भी, ऑलरेडी वी हैव टॉक्ड अबाउट प्रोडक्टिविटी हियर। नाउ प्रोडक्टिविटी को लेकर एक सवाल हो सकता है, लेकिन दूसरा सवाल जो है बायोडाइवर्सिटी को लेकर भी हो सकता है, राइट। एंड बायोडाइवर्सिटी में फिर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी किस इकोसिस्टम में होती है एंड हाउ थिंग्स फॉलो। सो सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी जो है इट इज इन दी ओशंस, फॉलोड बाय मैंग्रोव्स, देन ग्रासलैंड्स एंड फाइनली लेक्स। बस सीक्वेंस याद रखना है, दैट इज समथिंग आई नीड टू वरी अबाउट, नथिंग मच। अगर आप ओशंस की बात करें, ओशंस में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी क्यों होती है, तो कोरल रीफ्स, कोस्टल जोन्स जो होते हैं, या जहां पर भी कोल्ड एंड वार्म वाटर का मिक्सिंग होगा, उन सारे ही रीजन में अबंडेंट आपको मराइन ऑर्गेनिजम्स दिखाई देंगे, अलग अलग तरीके के मराइन ऑर्गेनिजम्स दिखाई देंगे, एंड दैट विल समथिंग रिजल्ट इनटू वेरी हाई बायोडाइवर्सिटी इन द रीजन ऑफ ओशन। सो दैट वाज अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉसिबल क्वेश्चन की अगर यहाँ से बात करें तो अगेन सेम, ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं कि बायोडाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम, इस लाइन पे कोई एक सवाल आ सकता है, या प्रमोटिंग एंड लिमिटिंग फैक्टर्स फॉर वेरियस इकोसिस्टम, दैट कैन बी अनदर क्वेश्चन। अदर देन दैट आई डू नॉट थिंक देयर विल बी any question asked here. Thank you everyone. We'll see you in next